जय भीम दोस्तों, आप सबका स्वागत है सुदर्शन स्टूडियो में। आज 14 अप्रैल 2025 के दिन हमने कई एपिसोड्स आज लाइव किए थे और उसमें हमने अंबेडकर जी की किताबें और उनकी जो भाषण प्रणाली है और कुछ उनके किस्से हमने आप लोगों से शेयर किए थे। हम इसी श्रृंखला के आगे के भाग में यानी आज हम 18th चैप्टर पे हैं। हम ये बुक पढ़ रहे हैं। जो नहीं जानते हैं आप प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए, अपनी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये डॉक्टर अंबेडकर आत्मकथा एवं जनसंवाद, संपादक डॉक्टर नरेंद्र जादव। यहाँ पे आपको अंबेडकर की कई आत्मकथा के साथ साथ उनके जो जनसंवाद यानी कि जो उन्होंने स्पीच दिए थे वो आपको मिल जाएंगे। तो हमने कुछ 18 चैप्टर्स अभी पढ़ने वाले हैं, यानी 17 चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग ने कई सारे चीज़ों पे बातें की, चर्चा की। प्राचीन रीति के बारे में हो गया, फिर बाद में अछूतों के उत्थान के बारे में हो गया, उसमें औरतों की क्या भागीदारी होगी, किस तरीके से उनकी भूमिका यहाँ पे आएगी। फिर हमने अछूतों के लिए आंदोलन और फिर यहाँ पे एक इंसान का महत्व और अपने अधिकार की स्थापना, अब आत्मसम्मान के बारे में भी किया। तो आज हम 18th चैप्टर पे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है विधायिकाओं में सही किस्म के व्यक्ति भेजे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे अंबेडकर जी ने कहा कि उन्हें अब विश्वास हो गया है कि उनके जीवन का मकसद दबे कुचले लोगों के कल्याण के लिए ही है। ठीक है, ये उनका जो जीवन संघर्ष है उन्होंने कंप्लीटली दबे कुचले लोग यानी कि अनटचेबल या कहिए कि जो समाज से पूरे दूर हट चुके हैं उन लोगों के लिए किया। उन्होंने कहा कि वह एक गरीब परिवार से आते हैं और मुंबई में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की चौल राइट के गरीबों के बीच रहते हैं। मैं आपकी शिकायतें और तकलीफें जानता हूँ, खोती प्रणाली आपका खून चूस रही है। तो मुंबई में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की चौल में ये रहते थे। तो देखिए और साथ में रहते रहते उन्होंने कहा कि मैं शिकायतें आपकी जानता हूँ, तकलीफें जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद उस माहौल में जी रहा हूँ। ठीक है, जमीन की यह पट्टेदारी प्रणाली अवश्य ही खत्म की जानी चाहिए। इसकी समाप्ति आपको शांति और तरक्की प्रदान करेगी। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको अपना आंदोलन अवश्य ही जारी रखना चाहिए। आने वाले 4 या 5 साल में संभावना है कि भारत देश अपनी किस्मत का पूर्ण नियंत्रण पालेगा। उस वक्त आपको अवश्य ही खास सावधानी बरतनी चाहिए कि आप अपने प्रतिनिधियों के तौर पर सही किस्म के लोगों को विधायक बना के पार्लियामेंट में भेजें। ऐसे लोग जो इस होती प्रणाली को समाप्ति के लिए गंभीरता पूर्वक संघर्ष करेंगे। तो सोचिए, आज़ादी के पहले यानी आज़ादी के बाद भी जब उन्होंने ये जो प्रबोधन दिया था अपने लोगों के सामने, उन्होंने कितनी बड़ी बात कही थी। दूरदृष्टि कहिए इसे कि फ्यूचरिस्टिक कहिए, कि उन्होंने ये कहा कि जिस दिन आपके हाथ में ये कंट्रोल आ जाएगा यानी चुनावी कंट्रोल, कि आप वोट करेंगे, आप अपने प्रतिनिधित्व को चुन सकेंगे, उस वक्त आपको ये बहुत ज़रूरी होगा कि अगले आने वाले 4 या 5 साल में संभावना है भारत की किस्मत आप पूरी तरीके से बदलेंगे, क्योंकि पावर आपके हाथ में होगी, संविधान आपके हाथ में होगा और आपके चुने हुए प्रतिनिधि पार्लियामेंट में जाके आपका या आपको वो क्या कहेंगे कि वो क्या कहते हैं, आपको आपको प्रदर्शित करते हैं या अ, हाँ, जो चुनाव में जो हमारे जो नेता हैं वो आपकी समस्याओं को आपके पार्लियामेंट में रखेंगे। तो अगर आप कुछ इस तरीके के लोग चुनते हैं जो आपके प्रतिनिधित्व की बात तो छोड़िए, कम से कम आपकी तकलीफ़ों की भी बात ना करे और ना ही आपकी तकलीफ़ों को सॉल्व करे, ऐसे लोगों को चुनाव में जीत के लाना बेकार है। तो यहाँ पे कितनी ज़रूरी बात है कि आप जिस लोगों को चुन रहे हैं वो आपका भविष्य बदलेंगे। अब आप सोचिए कि आने वाले 15-20 सालों में क्या आपने सही लोगों को चुना, और अगर सही लोगों को चुना है तो आपकी दशा, मेरी दशा आज भी वही की वही बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन में ही है। चलिए आगे देखते हैं।
अत्याचार के खिलाफ युद्ध छेड़ने से पहले हमें मानवाधिकार हासिल नहीं होंगे। और अगर कोई श्रोता हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो हमें यहाँ पे ऑनलाइन पे कोई मिल जाए। फिलहाल तो अभी हमारे साथ कोई नहीं है, तो ठीक है, चलिए तब तक आगे बढ़ते हैं हम। 19वां अध्याय है और इसमें है अत्याचार के खिलाफ युद्ध छेड़ने से पहले हमें मानवाधिकार हासिल नहीं होंगे। हमारी प्रतिष्ठा की रक्षा के आंदोलन को तेजी से क्रियान्वित किया जाना आवश्यक है। एक शक्तिशाली आंदोलन से ही अछूतों और अन्य समुदायों के मध्य उचित समन्वय स्थापित हो सकेगा। छुआछूत को जड़ से मिटाने के विषय पर बहस करने का समय अब नहीं रहा, बल्कि आत्मसम्मान के लिए जागने का समय आ गया है। अछूतों की संपूर्ण दशा काफी दयनीय और शोचनीय है। केवल अछूत में जन्म ले लेने से हमें वे सर्वाधिक योग्य लोग भी हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं ये। केवल अछूत में जन्म ले लेने से हम में से सर्वाधिक योग्य लोग भी, जो स्वर्णों से बेहतर गुण संपन्न होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते हैं। यानी कि अगर हम बहुत टैलेंटेड भी हैं, चाहे वो पढ़ाई में हो, स्पोर्ट्स में हो या चिकित्सा क्षेत्र में हो, ठीक है, इतने काबिल होने के बाद भी हम स्वर्णों से यानी ब्राह्मणों से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसका कारण यही है कि हम अपने आप को बहुत ही नीचा और उनके आज भी गुलाम समझते हैं। उच्च वर्गीय हिंदुओं द्वारा स्थापित यह सामाजिक व्यवस्था हमारी प्रतिष्ठा पूर्ण प्रगति और सम्मानजनक जीवन की विरोधी है। अछूतों से मारपीट होती है और उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं लेने दिया जाता। सार्वजनिक कुओं से पानी लेने एवं ऐसे ही दूसरी सामाजिक और मानवीय स्वतंत्रताओं से प्रतिबंधित किया जाता है। अछूतों को अपना आत्मसम्मान जगाकर अपने मानव अधिकार के लिए जमकर आंदोलन करना होगा। तो पिछले 17th में पार्ट में भी शायद अंबेडकर जी ने यही कहा था कि आत्मसम्मान सबसे जरूरी चीज है। छुआछूत तो तब मिलेगी जब अपने आप को आप एक प्रतिष्ठित डिग्निटी के साथ चलेंगे। यदि केवल शिक्षा के जरिए मानव अधिकार प्राप्त का ज्ञान प्राप्त होता तो उच्च वर्ग के अत्यधिक शिक्षित लोग अछूतों पर ऐसे नुष्प अपराध नहीं करते। नुशंस शायद, ओके। तो मुझे बताइए हिंदी किस तरह से है, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखिए इसे क्या कहेंगे और उसका मतलब क्या है। तब तक आगे बढ़ते हैं कि मेरा मानना है कि आत्मसम्मान जगाने की यह विधि हीनता का निर्मूलन करने के लिए सर्वोत्तम है। कम से कम इसलिए मेरे भाई, अपना आत्मसम्मान जगाओ। जब तक हम अत्याचार के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ते तब तक हमें मानव अधिकार हासिल नहीं होंगे। अत्याचार के खिलाफ युद्ध, अपनी बात रखना, अपनी बात लोगों तक पहुंचाना, अपनी पीड़ा को पहुंचाना, ये बहुत जरूरी है। अगर आप शोषित वर्ग हैं, SC, ST, OBC, और आपके ऊपर अत्याचार होते हैं, और आप तो डिजिटल इतना हो गया है हमारा भारत कि अगर आप अपने अत्याचारों को छोटे माध्यम जैसे ये YouTube पे लेकर आए और कई लोगों तक आप पहुंच सकते हैं और आपकी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, तब देखिए हम कैसे संगठित होते हैं, हम किस तरह से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था आत्मसम्मान के बारे में, और उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपने अत्याचार के खिलाफ लड़ना चाहिए और अपने मानव अधिकार हासिल करने चाहिए, यानी ह्यूमन राइट्स। अब हम पहुंच चुके हैं पेज नंबर 55, एपिसोड यानी चैप्टर 20, अछूत अब जागृत हो जाएं। और ये इन्होंने एक बहुत लंबा भाषण है, तो चलिए हम इसे पढ़ लेते हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो। हम यहाँ पे अब भी लाइव हैं और अब भी हमारे साथ कोई नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। कमेंट्स अभी तक किसी के आए नहीं, और आप डॉक्टर BR अम्बेडकर बुक रीडिंग पढ़ रहे हैं, और आज भी उनके जो वर्ड्स हैं, वाई हिज वर्ड्स स्टिल मैटर इन 2025, ठीक है। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ।
आप बता सकें कि यहाँ पे एक बहुत ही बेहतर चीज़ हो रही है आज अंबेडकर जयंती के दिन। तो शुरू और आगे बढ़ते हैं हम इस एपिसोड के साथ। ठीक है, कहाँ है अभी? हाँ, अछूत अब जागृत हो जाए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने पूना सत्याग्रह के इतिहास के बारे में संक्षेप में खुलासा किया और इस पर जोर दिया कि बहिष्कृत वर्ग के हरेक व्यक्ति को यह परम कर्तव्य है कि वह इस सत्याग्रह का हर संभव तरीके से समर्थन करे। ठीक है, पूना सत्याग्रह। उन्होंने जन समुदाय से पूछा कि यदि जरूरत पड़ी तो क्या वे पूना जाने को तैयार हैं, जिस पर जनता ने जोरदार ढंग से हाँ कहकर सहमति जताई। डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत वर्गों के प्रति उच्च जातियों के रवैये की निंदा की और अपना भाषण इस तरह प्रारंभ किया। ऐसे लोगों को बहिष्कृत वर्ग को सलाह दे रहे हैं कि वे उच्च जातियों के रवैये में परिवर्तन होने की प्रतीक्षा करें। क्या यह एक निंदनीय सलाह नहीं है? इस तरफ कांग्रेस ने अंग्रेजों को अंतिम चेतावनी दे रखी है कि यदि कांग्रेस ने अंग्रेजों को अंतिम चेतावनी दे रखी है कि यदि 31 दिसंबर तक डोमिनियन स्टेट स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा मंजूर नहीं किया तो वे ब्रिटिश सरकार से सारे संबंध तोड़ लेंगे। और दूसरी तरफ यही लोग बहिष्कृत वर्गों को अपने मानव अधिकार एवं सामाजिक स्वतंत्रता हासिल करने के लिए इंतजार कराने की नसीहत दे रहे हैं। तो एक तरफ वे अंग्रेजों से छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ बहिष्कृत लोग यानी जो हमारा दुबला और कुचला हुआ जो वर्ग है, दबा कुचला जो वर्ग है, उसको इंतजार कहने के लिए कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे मानव अधिकार और सामाजिक स्वतंत्रता मिलने के लिए और वक्त है। मैं चकित होता हूं कि क्या यह एक धोखा नहीं है? साफ है कि यह उच्च जातियों की नीचता है कि हजारों वर्ष के इंतजार के बावजूद उन्होंने बहिष्कृत वर्गों को सामाजिक आजादी नहीं प्रदान की है और अब वे फिर हमें प्रतीक्षा करने की सलाह दे रहे हैं। अंग्रेजों ने तो शायद 200-300 साल किए होंगे, लेकिन ये जो ब्राह्मण वर्ग है ना, इन्होंने हम पर यानी दलितों पर करीबन 3000 से ज्यादा सालों तक राज किया है। तो कौन सा राज सबसे ज्यादा पहले टूटना चाहिए, अंग्रेजों का या इन ब्राह्मणों का? कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन सा आजादी हमें ज्यादा जरूरी थी। चलो आगे। यह और कुछ नहीं बल्कि उनका मीठा धोखा है, लेकिन बहिष्कृत वर्ग अब उतने भोले नहीं है कि वे उच्च जातियों की ऐसी ध्रुतता के शिकार बनेंगे। अछूत अब आत्मगौरवपूर्ण और जागृत हो गए हैं और पुनः सत्याग्रह इसका प्रमाण है। मुंबई में भी अछूतों ने मंदिरों में प्रवेश के लिए सत्याग्रह शुरू करने का दृढ़ संकल्प किया। तो आप ये सोचिए कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर 2 सबसे बड़े सत्याग्रह हुए, और मैं इसे मानता हूं कि शायद ये 2 एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है। एक मंदिर के अंदर प्रवेश, दूसरा पीने की आजादी, पानी पीने की। यानी हम इंसानों को वो पानी पीना पड़ता था जो कि किसी कीचड़ के अंदर मरे हुए जानवर, कीड़े मकोड़े हुआ करते थे, उन पानी को से जीना पड़ता था। लेकिन आप सोचिए, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे पानी के लिए सत्याग्रह हुआ। पानी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो पीने के अधिकार के लिए भी इंसान को जद्दोजहद करनी पड़ी। मंदिर में घुसने के लिए, ये नहीं बताने के लिए कि हम भगवान पे विश्वास करते हैं, बट ये बताने के लिए कि जब हम मंदिर में घुसते हैं, जब हम मंदिर में प्रवेश लेते हैं, तो हम अछूतों, हम दलितों से मंदिर गंदा नहीं होता। आत्मसम्मान की बात है यहाँ पे। डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत वर्ग को सलाह दी कि उन्हें किसी भी किस्म के शोषण के खिलाफ विरोध करने का हमेशा ही अधिकार है, हमेशा से। ठीक है। बहरहाल चूंकि उन्होंने मिल मालिक के खिलाफ मिल मजदूर यूनियन की हड़ताल का विरोध किया था, सभा में से एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि इस विरोध का कारण क्या है, जिस पर डॉक्टर अंबेडकर ने वचन दिया कि इस सभा की समाप्ति के पहले इसका जवाब देंगे। इसलिए उन्होंने इस प्रकार जवाब दिया। तो भाग 2, कौन कहता है कि मजदूर की जाति नहीं होती?
ऐसा प्रतीत होता है कि कई लोगों को मिल मजदूरों की हड़ताल और मिल वर्क्स यूनियन के प्रति मेरे विरोध के कारण के बारे में पता नहीं है। सर्वप्रथम, यह एक आम हड़ताल नहीं है। कोई भी मुसलमान मजदूर हड़ताल में शामिल नहीं हुआ है और वे तमाम मिले जहां मुस्लिम मजदूर की बहुतायत है, वे सामान्य रूप से चल रही हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि सर्वप्रथम यह एक आम हड़ताल नहीं है, कोई भी मुसलमान मजदूर हड़ताल में शामिल नहीं हुआ है और वे तमाम मिले जहां मुस्लिम मजदूर की बहुतायत है, वे सामान्य रूप से चल रही हैं। ठीक है। दूसरा, यूनियन के अध्यक्ष और सचिव अन्य लोगों के साथ हड़ताल से केवल एक दिन पहले मुझसे मिलने आए थे। लंबी चर्चा के बाद मैंने उनसे स्पष्ट कहा था कि पर्याप्त कारणों और पर्याप्त पूंजी के बगैर हड़ताल पर जाना सरासर मूर्खता है। तो यहाँ पे बैकअप ही नहीं है, आपके पास इनफ अमाउंट मनी नहीं है, सोर्सेस नहीं है, आपकी पावर में नहीं है और आपके साथ लोग नहीं है, तो हड़ताल पे जाना एकदम बेकार बात है। क्योंकि जब आप हड़ताल पे जाते हो तो आप नहीं बल्कि आपके घर परिवार वालों को भी भूखा सोना पड़ता है। तो वो एक सोच रखनी पड़ती है कि क्या मेरे पीछे मेरे लोग हैं, और अगर हैं तो फिर कितने दिनों तक होंगे, कितने दिनों तक हमारे ये जो रिसोर्सेस हैं वो चलेंगी। मैंने उनसे यह भी कहा था कि अगर हड़ताल के मान्य कारण हो और बहिष्कृत वर्गों का कुछ भला होता हो तो मैं हड़ताल का संघर्ष समर्थन करूंगा तथा इसमें भाग भी लूंगा। बाद में जब मैंने खुद हड़ताल के कारण के बारे में पड़ताल की, तब मैंने पाया कि कुछ नेता विशुद्ध रूप से अपनी निजी अह के लिए हड़ताल करने पर तुले हैं। हड़ताल यह है कि यूनियन नेता खुद ही अपने वायदों पर कायम नहीं रहते हैं और इसलिए उनका कोई सम्मान नहीं करता है। हर एक को यह बात जाननी चाहिए कि इन्हीं यूनियन नेताओं ने हड़ताल जांच समिति के सामने बेशर्मी से कहा था कि उन्हें अपनी यूनियन को बिखराव से बचाने के लिए हड़ताल करनी पड़ी है। तो यहाँ देखिए उन्होंने क्या कहा, किस तरह से कथनी और करनी दोनों में यहाँ पे फर्क पड़ता है। इस समिति की नियुक्ति मुंबई प्रांत सरकार ने हड़ताल के बारे में पता करने के लिए की थी। तीसरा, अब तक जितनी भी हड़तालें हुई हैं उसमें बहिष्कृत वर्गों का कोई लाभ या न्याय नहीं मिला है। उन्हें अभी भी कपास मिलों में काम करने की इजाजत नहीं दी जाती है क्योंकि कपड़ा विभाग में अछूतों को स्वीकार करने के लिए स्वर्ण वर लोग तैयार ही नहीं है कि हम उन लोगों से कपड़ा लेंगे ही नहीं, ना ही हम कपड़ा पहनेंगे। और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में अगर अछूत आ जाएंगे तो कपड़ा आगे बढ़ेगा नहीं, यानी कि पूरा मिल ठप, मजदूर काम नहीं करेंगे, आगे से उसका जो ऑनर है वो भी नहीं उसको एक्सेप्ट करेगा और फिर फाइनली वो मिल बंद हो जाएगी। तो ये सोचिए, स्वर्ण वर्ग इतने हमसे दुखी थे, इतने हमसे पीड़ित थे, इतनी हमसे नफरत करते थे कि हम अगर मिल में काम करें तो वो पूरी मिल बंद हो जाती थी। हमने अछूतों को कपास की बुनाई सिखाने के लिए बेरार क्षेत्र में 130 लोग बुलाए थे, लेकिन स्वर्ण हिंदुओं ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया और यहाँ तक कि वे हड़ताल पर चले गए। परिणाम स्वरूप अछूत मजदूरों और बेरार से आए लोगों को वापस जाना पड़ा। अगर मजदूर आंदोलन का जो सिर्फ अछूतों के खिलाफ अत्याचार करना है तो उच्च जातियों के नेताओं को जो दावा करते हैं मजदूरों की कोई जाति नहीं होती, इस स्थिति का स्पष्टीकरण देना चाहिए। कि वो अगर कहे कि मजदूरों की कोई जाति नहीं होती तो ये बताइए कि किस लिए बरार के जो क्षेत्र से आए 130 मजदूर है वो वापस क्यों चले गए। अछूत मजदूर जो थे, जो स्किल्ड डेवलप्ड थे, उनको वापस क्यों जाना पड़ा। बहिष्कृत वर्ग और अछूतों से यदि सहयोग की अपेक्षा की जाती है तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए। मैं हमेशा ऐसे लोगों से सहयोग करने और उनके साथ काम करने को तैयार हूं जो बहिष्कृत वर्गों को न्याय देने और उन्हें सामाजिक बंधनों से मुक्त करने के लिए तहदिल से आंदोलन में काम करेंगे। यदि हर एक आंदोलन का आधारभूत सिद्धांत अछूतों को न्याय और सम्मान व्यवहार सुनिश्चित करना है, तभी आंदोलन न्यायपूर्ण एवं समुचित होगा। मुझे ऐसे आंदोलन से कुछ लेना देना नहीं है जो सिर्फ स्वार्थी स्वर्ण लोगों के फायदे के लिए है। अतः मैं भीमराव अंबेडकर एक बार फिर आप सबसे अनुरोध करता हूं कि
पूना में पार्वती सत्याग्रह को हर संभव समर्थन दे। ठीक है, तो ये था हमारा 20वां पार्ट यानी 20th लेसन। आगे 21st लेसन पे भी हम जाएंगे, लेकिन अब तक हमारे पास कोई व्यूअर नहीं आया है। अफसोस की बात है कि आज कोई नहीं है। आज 14 अप्रैल के दिन पाठ जो हो रहा है यहाँ पे अम्बेडकर जी की पुस्तक का, सबके सब शायद बिजी हों। यात्रा मिरवणूक कहते हैं मराठी में उसको। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। साथ कोई ना हो तो वो भी क्या बात है, अपना काम तो करना है। ठीक है, तो अब हम पहुंचते हैं 21th लेसन पे। हमें स्वराज के लिए अलग से मांग करनी होगी। तो अलग से मांग यहाँ पे किस बात की? स्वराज की। स्वराज क्यों चाहिए? आत्मसम्मान के लिए। क्या आजादी के बाद जो हमें आत्मसम्मान मिला है, आप खुद सोचिए, क्या आप इसके लिए क्या आप इसके हकदार है? अगर हकदार है तो आप क्या कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, है ना? चलो, तो हमें स्वराज के लिए अलग से मांग करनी होगी। तो यहाँ पे कहते हैं अम्बेडकर जी कि सज्जनों, छुआछूत के उन्मूलन के कई तरीके हैं और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण तरीका है राजनीति सत्ता पर काबिज करना। यानी कि आप राजनेता बनिए, आप नेता बनिए, आप इलेक्शंस में जाएं। ठीक है, आप सत्ता में आए। मैंने गौर किया है कि कई स्वर्ण हिंदू आपकी स्थिति सुधारने के लिए आपके बीच घूम रहे हैं। चुनाव, कुछ अधिकारी भी अपनी सहानुभूति जता रहे हैं। साथ ही वे चुपके से आपको साफ सफाई और रहन सहन सुधारने तथा प्रगतिशील नजरिए अपनाने को कहते हैं। मैं नहीं कहता कि यह सही नहीं है, वे पूरी तरह सही हैं, लेकिन कृपया याद रखें कि ये तमाम चीजें राजनीतिक सत्ता के बाद आती है। यानी ये जो आपको कह रहे हैं कि साफ सफाई रखिए, रहन सहन सुधारिए, ये तब कह रहे हैं जब चुनाव आता है, और चुनाव के वक्त भाई गधा भी बाप बनता है। तो राजनीतिक सत्ता में जब आप आएंगे तो आप बहुत कुछ बदल सकते हैं। एक बार जब आप राजनीतिक शक्ति हासिल कर लेते हैं, तब ये तमाम चीजें पीछे पीछे आती हैं। राजनीतिक शक्ति के बगैर यह काफी नहीं है। वास्तविक बदलाव तभी आएगा जब हम राजनीतिक शक्ति पालेंगे। सरकार अछूतों के कल्याण के लिए कोई कानून बनाने का साहस नहीं करती, क्योंकि वह स्वर्ण लोगों का विरोध नहीं कर सकती। ये कितनी सही बात है। आजकल की सरकार से भी अछूतों के कल्याण से सरकार डरती है, क्योंकि स्वर्ण लोगों का विरोध वो नहीं ले सकते। यानी कि आप सोचिए कि जो बड़े बड़े नेता, पॉलिटिशियंस, बिजनेस पीपल हैं, वो ये चाहते हैं कि हम जैसे लोग आगे बढ़े नहीं, और इसमें सरकार उनकी मदद करती है। हम जैसे लोगों के कल्याण के बारे में कभी नहीं सोचती। ये भाषण बहुत पहले का है और इसको संग्रह किया गया है, लेकिन ये आज भी कितना 2025 में भी कितना सही सटीक बैठता है ना। जब तक राजनीतिक शक्ति हमारे हाथों में नहीं होगी, कोई भी कल्याणकारी कदम जोर नहीं पकड़ेगा। हमें राजनीतिक शक्ति हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उच्च जातियों द्वारा शोषण एवं जुल्म के खिलाफ भी हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तमाम मोर्चों पर प्रयास करने पड़ेंगे। यानी कि पहले तो आप राजनीति में जाइए, और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो है वो है हर मोर्चे पर अपना प्रयास करें। यानी आप हर जिस क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, डॉक्टर के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, वकील के क्षेत्र में हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, खुद एक सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर हो, आपको हर जगह, हर एरिया में संघर्ष करके अपने आप को आगे बढ़ाना है। लेकिन सही शक्ति तब मिलेगी जब आप खुद एक राजनीति में होंगे। ठीक है, जब तक ब्रिटिश राज्य है तब तक अछूतों के कल्याण के लिए कोई कानून नहीं बनने वाला था। यह अब मेरा दृढ़ विचार है कि हमें अपने लिए स्वराज की मांग करनी चाहिए। कम से कम अछूतों के लिए इस मुल्क को स्वराज की जरूरत है। अब स्वराज के लिए नया संविधान बनाने की प्रक्रिया चल रही है। हमारे लोगों को भी इसमें समुचित हिस्सा हासिल करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से इस समय
वार्ताएं चल रही हैं, मैं नहीं सोचता कि इससे कुछ निकलेगा। मैं एक बात साफ कर दूं कि मैं इस ब्रिटिश सरकार पर भरोसा नहीं करता। ब्रिटिश सरकार पे भरोसा नहीं करता कि वे हमें कुछ देंगे। यह सरकार हमारी भलाई के लिए कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि वो भी स्वर्णों के हाथों कहीं ना कहीं दबे हुए हैं। हमें खुद ही अपनी मदद करनी होगी। तो क्यों किसी पे हम निर्भर रहे अपनी मदद के लिए? क्यों हम ये भरोसा दिलाएं कि फिर कोई एक भीमराव अंबेडकर हमारी जिंदगी में आएंगे और हमें बदलाव लाएंगे? नहीं, उन्होंने उनको जो करना था वो करके चले गए। उन्हें उनके जो सिद्धांत थे, उनके जो जीवन का एक ध्येय था, वो करके तो चले गए। अब आपकी बारी है। दूसरा कोई भीमराव तो नहीं आने वाला है, लेकिन अब हम में से ही हर एक व्यक्ति को भीमराव के काम करने पड़ेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। ब्रिटिश सरकार ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश सरकार ऐसा नहीं है कि सिद्धांतों के अनुसार काम करे। वे पक्के व्यापारी हैं। ब्रिटिश सरकार, वे हर किसी को जो भी आता है और स्वतंत्रता की मांग करता है स्वराज नहीं देने वाले हैं। वे पहले देखेंगे कि उनका अपना साम्राज्य सुरक्षित है या नहीं, और फिर वे सिर्फ उन्हीं लोगों को खुश करेंगे जो नुकसानदेह हो सकते हैं। तो जो नुकसानदेह हो सकते हैं, पहले तो उनको खुश करें। उन्हें हमारी आंतरिक समस्याओं और टकरावों से कोई लेना देना नहीं है। हम किस तरीके से जाति भेद करते हैं, किस तरीके से एक दूसरे को मार देते हैं, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वे आपके और मेरे लिए शांति और खुशी के खातिर स्वराज्य नहीं देने वाले हैं। डोमिनियन दर्जे के बारे में भी बातचीत चल रही है, लेकिन हमसे परामर्श नहीं किया जा रहा है। वे महात्मा गांधी, सप्रू, नेहरू और जिन्ना के वर्ताए कर रहे हैं, तो उनके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मुझसे बात नहीं कर रहे, हमारे लोगों से बात नहीं कर रहे हैं। वे हमारे बारे में कितने चिंतित हैं, यह कोई भी अनुमान लगा सकता है। इसलिए हमें स्वराज्य के लिए अलग से मांग करनी होगी, लेकिन तब स्वराज का आनंद उठाने के लिए हमें उसके लायक भी होना चाहिए। यानी सिर्फ ग्रेट पावर, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी चीज है कि अगर हमें स्वराज मिलता भी है, तो याद रखिए कि स्वराज का जो आनंद उठाने की जो जिम्मेदारी है ना, उस लायक बनने की भी होनी चाहिए। यानी उतनी हम लायक ही होनी चाहिए कि हम उस स्वराज को संभाल सके। स्वराज के फल का मजा लेने के लिए हमें शिक्षित और जानकार भी होना चाहिए। तो आप और मैं, हम सभी आज इस स्वराज का फल चख रहे हैं, लेकिन क्या हम शिक्षित और जानकार हैं हमारे खुद के ह्यूमन राइट्स के बारे में? हम शिक्षित तो हैं, लेकिन आज भी हम अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। जानकार हैं सिर्फ इंस्टाग्राम के, जानकार हैं स्नैपचैट के, जानकार हैं हम यूट्यूब के शॉर्ट्स के, बट क्या हम जानकार हैं ह्यूमन राइट्स के? खुद के कानून जो हमने बनाए हैं, क्या हम उन मानवीय कानून से जरा सा भी थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं कि हमारी पावर क्या है? हमारे देश की सामाजिक प्रणाली बहुत अनूठी है। अन्य समाजों में भी जातियां, समुदाय, वर्ग के फर्क हैं, लेकिन हमारे पास एक अनूठी प्रणाली है। हमारे देश में जातियों और योग्यताओं के आधार पर फर्क समांतर चलते हैं। दुनिया में किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं है। हमने अंत काल से वंश के आधार पर योग्यता की प्रणाली को स्वीकार किया है। तो वंश के आधार पर यहाँ पे नौकरियां स्वीकार किया हुआ है, और इसका बुरा असर झेल रहे हैं। वंशानुवंश सिर्फ ब्राह्मण ही टॉप पोजीशन पे होंगे, वही पढ़े लिखे होंगे, उन्हीं को विद्या का अधिकार होगा। उनके ना तो स्त्रियों को, ना हमारे स्त्रियों को, ना लड़कियों को किसी तरीके का अधिकार होगा। और यही जो मानसिकता हमने बना ली है कि सिर्फ इन्हीं को ये सारी चीजें मिली हैं, हम कुछ प्रयत्न करना ही नहीं चाहते, आगे बढ़ना नहीं चाहते। अछूत योग्यताओं के लायक नहीं समझा जाता है, भले ही वह कितना भी तेज क्यों न हो। लेकिन एक मूर्ख ब्राह्मण को भी उच्चतर स्थान पर बिठाया जाएगा। याद है कुछ दिनों पहले एक ऐसी कोई तो यूट्यूब पे एक वीडियो था, जहाँ पे ब्राह्मण एक बहुत ही नालायक बुढ़ा था, लेकिन फिर भी उसके सामने एक बड़ा लिखा साइंटिस्ट जो है ना, वो उसके पैर पड़ रहा था या पैर धो रहा था, और उसी पैर को धोने के बाद उसके पानी को पी रहा था, ताकि उसकी लाइफ जो है, उसकी उम्र जो है बहुत बढ़ जाए। अब कितनी मूर्खता की बात है यहाँ पे, देखिए ना।
कि कल कल के भाषण में, मतलब उस वक्त के भाषण में कह रहे हैं कि एक मूर्ख ब्राह्मण भी एक ऐसे तख्ते पे बैठ जाता है जहां पे हम सब उसकी बात को मानते हैं, चाहे भले ही आदमी कितना ही तेज क्यों ना हो, उसकी ही जी हजूरी करेगा। ब्राह्मण सिर्फ अपने जन्मजात गुणों के कारण प्रतिभावना हो जाता है और अछूत अपने जन्म के हादसे के कारण नाबालिग रहता है। ब्राह्मण सिर्फ अपने जन्मजात, ये याद करिए, ये लाइन बहुत जरूरी है यहाँ पे। ये देखिए, ब्राह्मण सिर्फ अपने जन्मजात गुणों के कारण प्रतिभावना हो जाता है, यानी टॉप पोजीशन पे आ जाता है, और अछूत अपने जन्म के हादसे के कारण नाबालिग रहता है। हमारी अज्ञानता के कारण यह प्रथा इतने लंबे समय से चलती रही। अगर अज्ञानता नहीं होती तो समानता और मानवाधिकार के लिए संघर्ष काफी पहले शुरू हो जाता। जन्म के कारण योग्यता आधारित भेदभाव अवश्य ही खत्म किया जाना चाहिए। अछूतों के बीच सिर्फ शिक्षा और जागृति का प्रसार ही इसमें मदद करेगी। तो जागरूक बनिए, शिक्षित होइए। शिक्षा का अभाव हमें उपलब्ध मौकों का लाभ उठाने में मदद नहीं करता है। हमें अवश्य ही हमेशा अपने अधिकार पर कब्जा कर लेना चाहिए। कितने लोग हैं? कोई है अभी हमारे साथ? एक हैं, ओके। व्यूअर हमारे साथ कोई ज्वाइन हुए हैं और इनका कोई कमेंट नहीं है। हेलो, वेलकम, और चले गए, फाइन। हमारा संघर्ष मानव अधिकार के लिए है, जिसके लिए हमें सत्याग्रह करना पड़ सकता है। वह आखिरी कदम होगा जो हमें करना पड़ेगा। मानव अधिकार के लिए जिसके लिए हमें सत्याग्रह करना, और वो आखिरी कदम होगा जो हमें करना पड़ेगा। अपने ही लोगों और साथ साथ विदेशियों के खिलाफ सत्याग्रह, और आज भी ये स्थिति बनी हुई है। एक ऐसा सत्याग्रह जिसे हम अपने अधिकार पा सकें। क्या हमें पूरे अधिकार मिले हैं? नहीं। आज फिर से कुछ ऐसा करना होगा, ऐसा सत्याग्रह करना होगा कि अपने ही लोगों के साथ साथ हम विदेशी ताकतों पर तो नहीं है, यहाँ पे कोई विदेशी ताकत नहीं, यहाँ खुद हमारे अपने जो हैं पाखंडी बाबाएं और पाखंडी नेता जो बैठे हुए हैं हमारे सर के ऊपर, उनसे लड़ना होगा। अपने लोगों से भी लड़ना होगा, क्योंकि हमारे लोग भी जो हैं, अम्बेडकराइट जो हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस स्वर्ण व्यवस्था के पॉजिटिव साइड में है। वो उन्हीं की भक्ति करते हैं जो ताकत में है। वो उनकी भक्ति भी करते हैं, उनके तलवे भी चाटते हैं, और हमारे से खुफिया जासूस जैसे काम करते हैं। मतलब हमारी इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर बस हो गया, हम ही को धोखा देते हैं, पीठ पे छुरा घोंपना। और दोनों की, है ना, और दोनों ही मोर्चों से विरोध का सामना करने के लिए विविध तरीके अपनाने होंगे। क्या आप जानते हैं कि कौरवों और पांडवों के बीच इतना बड़ा युद्ध क्यों हुआ? यह सिर्फ राज्य के लिए था। यह सिर्फ राज्य के लिए था। छुआछूत का जारी रहना पूरे भारतीय समाज की प्रगति को बाधित करेगा। लेकिन हमें अपनी स्थिति को भी सुधारना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। उच्चतर जातियों में रूढ़िवादिता हो रहेगी। आपके चाहने से यह जाने वाली नहीं है। अंततः मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप आत्मनिर्भरता का रास्ता अपनाएं। आत्मनिर्भर भारत 2020 में, यानी 2020 में जब कोविड आया, 2019 से कोविड जब आया, तो आपने भी ये जुमला सुना होगा, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर हो जाइए। सोचिए ये चीजें कहां से आ रही हैं। एक वक्त ऐसा था जहां पे ये सब हो चुका है, यानी बेटी पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ, शिक्षित करो, संगठित हो जाओ, ये नारा अंबेडकर जी ने दिया था। आज भी जब ये बात सही बैठती है कि बिना स्त्री के शिक्षा के समाज शिक्षित नहीं हो सकता। और दूसरी बात, आत्मनिर्भरता। जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं होंगे, नए रास्ते नहीं खुलेंगे। और ये सोचिए कितनी सटीक बात है जो भीमराव अम्बेडकर बहुत पहले कह के गए हैं। मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप आत्मनिर्भरता का रास्ता अपनाएं। निर्भरता की मौजूदा स्थिति और आपके चंद विशेषाधिकारों के बारे में, आपके झूठे गर्व के बारे में मैं क्या कह सकता हूं? क्या आप जानते हैं कि इस महार वतन और इसके झूठ गौरव ने आपको कितना आश्रित बना दिया है? 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और ये जो सस्ते, जो फ्री के जो चीजें हैं आपको जो दी गई हैं,
उस पर आप किस तरीके से आश्रित हो गए हो, किस तरीके से लेजी या कंप्लीटली निर्भर हो चुके हो। इस महार वतन, ठीक है, इस महार वतन ने महारों को गांवों में हमेशा के लिए कैद कर दिया है। महार का मतलब है सरकारी भिखारी। इस महार वतन के कारण तमाम गांवों में ऐसे सरकारी भिखमंगे हैं। महारों को एक कमजोर महार वतन पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। महारों को यानी दलितों को एक इस कमजोर वतन, एक जो महार जो सरकारी भिखारियों पे आश्रित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी पूरी ताकत से इससे बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना चाहिए। हो, रोंगटे खड़े हो गए इस बात को सुन के कि महार का मतलब होता है सरकारी भिखारी, और इस महार वतन के कारण तमाम गांव में ऐसे सरकारी भिखमंगे हैं। महारों को इस कमजोर महार वतन पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी पूरी ताकत से इससे बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना चाहिए। उन्हें अपने दम पर सर्वोच्चतम शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। कुछ एक उधार लोगों को छोड़कर कोई भी उनकी मदद नहीं करने वाला है। क्या महारों की तादाद कम है? वे कम नहीं हैं, लेकिन उन्हें एकजुट होना चाहिए और शिक्षा के लिए चंदा एकत्र करना चाहिए। तो यानी शिक्षित हुआ, संगठित हुआ, है ना, संघर्ष करा। ये यहां से है, बनता है, देखिए। अकेले धारवाड़ जिले में कम से कम 1 लाख महार हो सकते हैं। अगर हर एक महार सिर्फ 1-1 रुपए का भी योगदान करे तो 1 लाख रुपए जमा हो जाएंगे, जिससे 100 विद्यार्थियों के लिए बोर्डिंग हॉस्टल चलाया जा सकता है। यह सही है कि हाल में यहाँ एक सरकारी अस्पताल की स्थापना की गई है, लेकिन ज्यादा विद्यार्थियों को रखने के लिए पर्याप्त अनुदान नहीं है। अभी सिर्फ 15 विद्यार्थी हैं, और यदि आप मांग करते हैं और संघर्ष करते हैं तो इससे दुगना किया जा सकता है। इसके बजाय यह बेहतर होगा कि आप अपना बोर्डिंग हॉस्टल शुरू करें। इसके लिए आपको एक समिति बनानी चाहिए और कम से कम अपने जिले के अछूत विद्यार्थियों की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। यह आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। सिर्फ कुछ चंद लोग ही जो हैं जो मदद हमें कर सकते हैं, और अगर एक जीव हो जाए, एक संगठित हो जाए हम, और सिर्फ अपने हिस्से की छोटी सी एक राशि अगर हम दें तो फिर जमा करें, तो हम कई लोगों को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो बोलता नहीं है, लेकिन जब बोलता है ना तो सब कुछ नाश करता है। शिक्षित वर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। संगठित होना, शिक्षित होना और संघर्ष करना आज भी चल रहा है, और इन तीनों चीजें आज भी हमें मिलती है तो किसी को नहीं मिलती। हाँ, ये लाइन बहुत था। और अब हम आ चुके हैं लेसन 22 पे। तो तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद मैं आता हूँ, आपसे मिलता हूँ। लेट मी इनवाइट, अगर कोई है यहाँ पे इनविटेशन तो कोई आ जाए। फिलहाल तो अभी हमारे पास कोई है नहीं व्यूअर्स, बट ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम 22nd एपिसोड और 22nd लेसन भी पढ़ेंगे। तब तक आप सभी का धन्यवाद। आपने मुझे सुना, यहाँ तक 40 मिनट कम से कम आप मुझे सुन रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, ये लाइव रीडिंग जब अगर पसंद आती है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जब सब्सक्राइब करेंगे, आप जब लाइक करेंगे, आप जब किसी आगे हमारे लोगों को, भाई बहनों को जब शेयर करेंगे, तब इस चैनल यानी आपकी चैनल की ग्रोथ होगी, और इस ग्रोथ के साथ जो भी रकम आएगी वो हम अपने भाई बहनों को शिक्षा में लगाएंगे। तो इस एक सुविचार के साथ कि शिका संगठित हुआ, आनी संघर्ष करा, इसी के साथ मैं आज का ये लाइव सेशन समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय भीम।